तो रूस ने सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि नेटो के 2 और देशों पर हमला कर दिया है। यह हमला जर्मनी और लिथुआनिया की धरती पर हुआ है। रूस ने नेटो के 3 देशों में एक साथ विस्फोट कर उस हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने की कोशिश की है, जिसके जरिए नेटो देश यूक्रेन को बारूद की सप्लाई करते हैं। इन्हीं हमलों के बाद माना जा रहा है कि पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो गया है। तो सवाल यही है कि पुतिन के इस मिशन का परिणाम क्या होगा? क्या अब रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। पुतिन का यूरोप अभियान आरंभ हो गया है। पुतिन के इस मिशन के बाद यूरोप में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप उस वक्त शुरू हो गया जब उनकी सेना ने यूरोप के 3 नए देशों पर एक साथ हमले कर दिए। यूरोप के जिन 3 नए देशों पर रूस ने हमले किए हैं उनके नाम हैं पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया। ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं। इन तीनों नेटो देशों पर रूस ने एक साथ हमला किया है। इसी के बाद माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। पोलैंड पर रूसी सेना ने 19 ड्रोन फायर किए। पोलैंड का दावा है कि उसने रूस के 6 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 13 ड्रोन वॉर्सो समेत पोलैंड के कई शहरों में विस्फोट करने में सफल रहे। जिस वक्त रूस के हमलों से पोलैंड दहल उठा, उसी वक्त जर्मनी में भी बारूदी हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जर्मनी में नेटो के हथियार सप्लाई रूट पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के जरिए रूस ने उस हथियार सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने की कोशिश की, जिसके जरिए नेटो यूक्रेन को हथियार भेजता है। बात यही खत्म नहीं हुई। ये लिथुआनिया की तस्वीर है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में गैस लेकर जा रही ट्रेन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद पूरी ट्रेन धू धू कर जल गई। ट्रेन में धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन लिथुआनिया को शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि रूस का षड्यंत्र है। आशंका है कि रूस के ड्रोन हमले की वजह से ट्रेन तबाह हुई। पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया में विस्फोट के बाद रूस और नेटो में जंग की आशंका बहुत बढ़ गई है। तो नेटो देशों के हथियार पोलैंड के जरिए यूक्रेन पहुंचते हैं। पोलैंड नेटो के हथियारों की सप्लाई का सबसे बड़ा हब है। बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया अपने हथियारों की खेप पोलैंड भेजते हैं। इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के हथियार पोलैंड पहुंचाते हैं। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के बारूद भी पोलैंड भेजे जाते हैं। पोलैंड नेटो के हथियारों को यूक्रेन सप्लाई करता है। अब रूस कई देशों में एक साथ हमले कर इसी सप्लाई रूट को काटने का प्रयास कर रहा है। यूरोप हो या फिर यूक्रेन, रूसी सेना अब हथियार सप्लाई रूट को तबाह कर रही है। ताकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई न कर पाए। हथियार सप्लाई ठप हुई तो यूक्रेन युद्ध में बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना अब पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में जबरदस्त हमले कर रही है। नेटो के हथियार पोलैंड रूट से लवीव में ही आते हैं। यहीं के हथियार गोदामों में रखे जाते हैं।
बाद में यूक्रेनी फोर्स इससे पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही अपनी सेना को सप्लाई करती है। लेकिन अब रूस लवीव में मौजूद हथियार गोदामों को जला रहा है। जाहिर है, अगर रूस यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटने में सफल रहा तो ज़ेलेंस्की को पुतिन के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। तो रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन के हथियार सप्लाई रूट को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने इसी रूट के जरिए यूक्रेन को हथियार की सप्लाई तेज कर दी है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 62,122 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने जा रहा है, तो वही नेटो ने यूक्रेन को 23,935 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया है। इस बात से भड़के रूस ने न सिर्फ नेटो देशों को दहलाना शुरू कर दिया है, बल्कि नेटो को एटमी धमकी भी दे दी है। लंदन में ब्रिटेन और जर्मनी के रक्षा मंत्री और नेटो चीफ मार्क रूटे के बीच बैठक हुई। इसी बैठक में यूक्रेन को हथियार देने पर मुहर लगाई गई। इस बात से भड़के रूस ने लंदन को तबाह करने की धमकी दे दी है। रूसी पत्रकार वोलोदिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि रूस को लंदन में होने वाली ऐसी बैठकों को टारगेट करना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नेटो ऐसी मीटिंगों में हमारे खिलाफ प्लान बनाता है। ऐसी बैठकों में रूस के सभी दुश्मन मौजूद रहते हैं। ऐसे में रूस को लंदन पर हमला करना चाहिए। नेटो पर हमले के लिए रूस ने बेलारूस में भी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस मिन्स्क के पास मिसाइल साइट बना रहा है। ये मिसाइल साइट 2 वर्ग किलोमीटर में तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल साइट पर रूस ऑरेश्निक मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन और उनकी सेना नेटो देशों पर ऑरेश्निक मिसाइलों से हमले का प्लान बना चुकी है। अगर रूस और नेटो में फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हुआ तो रूसी सेना ऑरेश्निक मिसाइलों से तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कीव पर कब्जे की जंग के बीच रूस को यूक्रेन ने फिर चौंकाया है। यूक्रेन अब ड्रोन से रूसी डिफेंस को निशाना बना रहा है। रूसी डिफेंस नाकाम होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन क्रीमिया में स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला करने में कामयाब हुआ है। खास बात है कि यह यहां पंतशीर एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन यूक्रेन के हमले को रोका नहीं जा सका। ऐसा ही हमला तुला में हुआ। वहां भी रूस के डिफेंस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन का नया अवतार। ऐसी सीक्रेट तकनीक कि खुद रूस के टॉप अफसर हैरान हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल अब तक रूस के सैन्य ठिकाने और रिफाइनरी पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर रहे हैं। रूस के आधुनिक एयर डिफेंस अचानक लाचार नजर आने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि इसके रडार के ठीक ऊपर गिर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सभी बड़े ठिकानों की सुरक्षा एयर डिफेंस से ही की जा रही है, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने की जगह उसका शिकार कर रहे हैं। क्रीमिया में रूस का डिफेंस नाकाम साबित हुआ है।
क्रीमिया में रूस के रडार को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। तुला में भी यूक्रेन ने ड्रोन से ऐसा ही हमला किया है। तुला में भी रूसी एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन को लेकर रूस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन को अब हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने से रोका नहीं जा सकता। क्रीमिया और तुला में यूक्रेन ने जहां हमला किया वो कोई रिहायशी या आम इलाका नहीं था। रूस की सेना 24 घंटे इसकी सुरक्षा करती थी और दोनों जगहों पर एक एक एयर डिफेंस तैनात था। डिटेल हम आपको दिखाएं, लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। इसकी पहली वजह अमेरिकी सैटेलाइट्स को माना जा रहा है, जिससे रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन मिल रही है। दूसरी वजह है कई देशों के साथ यूक्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन प्लान। यूक्रेन कई देशों की मदद से ड्रोन बना रहा है। कई देशों की तकनीक मिलाकर घातक ड्रोन तैयार किए गए हैं। रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हथियारों के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा लिया है, लेकिन एयर डिफेंस के मामले में रूस ने किसी देश से मदद नहीं ली है। रूस के पास S-400 एयर डिफेंस है। इसके बाद रूस को पंजशीर एयर डिफेंस पर भरोसा है। ये दोनों बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। वैसे भी अब यूक्रेन की कोशिश रूस को भड़काने की है। यूक्रेन यूरोप और रूस की जंग की शुरुआत कराना चाहता है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन को एक ही प्रहार से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को निशाना बनाया है। क्रीमिया का सेंटर रूस के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम ठिकाना था। और यूक्रेन ने इस बार क्रीमिया के सबसे सेफ जोन में हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल रूसी अंतरिक्ष संचार केंद्र के सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब रहे। यह अंतरिक्ष यान पर निगरानी का केंद्र है। क्रीमिया के केंद्र से ही अंतरिक्ष पर नजर रखी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 यूक्रेनी ड्रोन से यह केंद्र तबाह हो गए। खास बात है कि इस केंद्र की सुरक्षा के लिए पंजशीर एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन वो यूक्रेनी हमले को रोक न सका। क्रीमिया में ही एक और बड़ा हमला किया गया है। यह अटैक आर्टिलरी डिपो पर किया गया, यानी यूक्रेन ने उस जगह पर हमला किया जिसके शेल जहां तोप पर हमला किया जिसके शेल रखे जाते हैं। डिपो में यूक्रेनी ड्रोन से कई धमाके हुए। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन से मिसाइल हमले किए गए। तो सवाल है कि क्या नेपच्यून या फ्लेमिंगो मिसाइल के आगे रूसी एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं? इस हमले में रूसी आर्टिलरी भंडार भस्म हो गया और आग लग गई। अमेरिका भी जानता है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना कितना मुश्किल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक दोनों देश ऐसी मांग पर अड़े हैं जो एक दूसरे को मंजूर नहीं होगा। वेंस के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना का नियंत्रण भी नहीं है। यूक्रेन दूसरी तरफ रूस ऐसी मांग आगे ना करे, इसके लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पूरी ताकत से हमले कर रहा है और अमेरिका भी यूक्रेन को रोकना नहीं चाहता। यूक्रेन के प्रतिशोध वाले हमलों के आगे अब रूसी एयर डिफेंस नाकाम है और यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन ने बुधवार रात को 98 ड्रोन से हमला किया। रूस की एयर डिफेंस ने करीब 90 ड्रोन को गिरा दिया। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया।
बुधवार के हमले में यूक्रेन रूस के शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश में था, लेकिन एयर डिफेंस से लगातार ड्रोन नष्ट होने के बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और फिर रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। और फिर शुरू हुआ रूसी एयर डिफेंस का संघार, जिसमें यूक्रेन क्रीमिया के बाद तुला में कामयाब हुआ। तुला में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। तो रूस का तुला इलाका भी यूक्रेन के हमलों से दहल उठा। तुला में यूक्रेन ने रूस के संचार केंद्र को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से संचार टावर पर अटैक किया, जिसके बाद से सेंटर ने काम करना बंद कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन से टावर पर जोरदार धमाका हुआ। इस हमले के बाद संचार केंद्र का डिफेंस प्लांट से संपर्क टूट गया है। तुला में रूसी एयर डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन ने ड्रोन से रडार को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यहां हथियार गोदाम को भी नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से रूस के हथियार जल गए। यूक्रेन टारगेटेड हमले कर रहा था, तो वहीं रूस का प्रहार भी जारी था। रूस ने यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव में हमला किया। दोनों जगहों पर कई बार धमाके हुए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के करीब हमले किए। आईएईए के मुताबिक यूक्रेन के खमेलनित्स्की और रिंदे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में धमाकों की खबर है। आईएईए के विशेषज्ञों ने नेतिशिन और वराज शहरों के पास भी ड्रोन की आवाज सुनी। यहां एजेंसी के पर्यवेक्षक काफी दिनों से मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दोहा पर इजरायली हमलों के साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो चुका है। अरब देशों के सुल्तान एकजुटता दिखाने के लिए दोहा पहुंच रहे हैं। इजरायली हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मनों को खोज कर मारा जाएगा, भले ही वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हो। इजरायल की इस धमकी के साथ ही युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। इजरायल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की बनने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर इजरायल नेटो सदस्य तुर्की पर हमले कर सकता है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नेटो वर्सेस इजरायल की जंग छिड़ सकती है? इस हमले के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। और 10 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा इजरायल की एयर स्ट्राइक से दहल उठी। हमास के बड़े नेता इस हमले में मारे गए। हालांकि इजरायल के अपने दावे हैं और हमास के अपने। हमास के नेताओं का अंजाम चाहे जो हुआ हो, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक से एक बात साफ हो गई। हमास को शरण देने वाले अरब देशों की संप्रभुता खतरे में है। इजरायल के लिए अरब देशों को अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी के कोई मायने नहीं है। इजरायल का दावा है कि अमेरिका को कतर पर हमलों की सूचना पहले दी गई, तो मतलब ये कि अमेरिका इजरायल के ऑपरेशन का मौन समर्थक है। अमेरिका में निवेश करके भी अरब देश इजरायली खतरे से सुरक्षित नहीं है। अब अरब देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर आत्मरक्षा करनी होगी। अमेरिकी खेमे के देश अब तक खुद को ट्रंप की शरण में समझकर सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन ये भ्रम टूट चुका है। इसीलिए कतर ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है। अगस्त में इजरायल यूएस ने कहा था कि दोहा में हमास ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, लेकिन 9 सितंबर को यह गारंटी इतिहास हो गई और दोहा में हमास से जुड़ी इमारतें धधकने लगी। इजरायल में इन हमलों का जश्न मनाया जा रहा है। ये इजरायली मीडिया के डेली टॉक शो द पैट्रियट्स के होस्ट हैं और स्टूडियो में शैंपेन खोलकर कतर पर हमलों का जश्न मना रहे हैं।
दूसरी तरफ अरब सहित दुनिया के कई देश इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। दोहा में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे। दोनों नेताओं ने कतर का समर्थन किया है और इजरायल के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन भी। जॉर्डन के किंग भी दोहा पहुंचने वाले हैं। अब तक इजरायल अरब के युद्धग्रस्त देशों पर हमले कर रहा था। इनमें गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन शामिल हैं। लेकिन अब इजरायल ने पहली बार अमेरिका के करीबी सहयोगी कतर पर हमले कर दिए हैं। इससे अरब के समीकरण बदलने लगे हैं। लेकिन इजरायल का ऑपरेशन यही नहीं रुकने वाला है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान से इसके संकेत मिले हैं। इसके साथ ही इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जमीर ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लंबे हाथ अरब में छिपे अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू और सेना प्रमुख के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं। अमेरिका के सहयोगी कतर पर हमले हो चुके हैं और अब रिपोर्ट है कि इजरायल तुर्की के शहर इस्तांबुल या राजधानी अंकारा पर हमले की तैयारी कर रहा है। तुर्की में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इसके लिए इजरायली वायुसेना ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मिडिल ईस्ट फोरम के हवाले से रिपोर्ट है कि तुर्की इजरायल का अगला टारगेट है और कोई हैरत की बात नहीं है अगर अगले 100 घंटे के अंदर अंदर इजरायली वायुसेना तुर्की पर हमला कर दे। अब तक हमास के नेता विवाद में मध्यस्थ कतर को सुरक्षित समझते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमास के नेता तुर्की को इसलिए सुरक्षित मान रहे हैं क्योंकि वो नेटो का सदस्य है। इसलिए सवाल ये है कि क्या इजरायल नेटो सदस्य देश तुर्की पर हमले करके नेटो के आर्टिकल 5 का शिकार बन सकता है? मिडिल ईस्ट फोरम का दावा है कि इजरायल हमले को तुर्की प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का कदम बताएगा। नेटो संगठन में आर्टिकल 5 लागू करने पर गतिरोध पैदा होगा क्योंकि यूएस, स्वीडन और फिनलैंड आर्टिकल 5 लागू करने पर वीटो लगा सकते हैं। यूएस इजरायल का समर्थक है और फिनलैंड स्वीडन की नेटो सदस्यता का तुर्की विरोध करता रहा है। इसलिए अरब में ये चर्चा आम है कि अब ना नेटो का अम्ब्रेला मुस्लिम देश तुर्की को बचा सकता है, ना ही अमेरिका से मजबूत रिश्तों की सुरक्षा गारंटी अरब के बाकी देशों के काम आने वाली है। इसीलिए अरब के देश अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे हालात में इस्लामिक देश मिलकर इजरायल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये देश मिलकर इजरायल के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर सकते हैं। इजरायल के हमलों का जवाब OIC के देश मिलकर दे सकते हैं। अरब के कुछ और देश रूस, चीन के खेमे से जुड़ सकते हैं। Oh my God. Oh my God. Oh my God. इस तरह अरब में एक महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है और इस जंग में इजरायल अकेला पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका को भी अरब के खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। नेटो की शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और अरब में सुपर पावर का संग्राम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो गाजा युद्ध का विस्तार हो गया है और गाजा की वजह से इजरायल ने एक साथ 4 फ्रंट पर हमले तेज कर दिए। इन चारों फ्रंट का नाम है गाजा, लेबनान, यमन और कतर। इजरायली सेना अब हर उस देश में हमले कर रही है जहां ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने या उसके नेता मौजूद हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि दुश्मन किसी भी देश में क्यों ना हो वो बच नहीं पाएंगे। इजरायली सेना उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगी।
इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत गाजा हो, यमन हो, लेबनान हो या फिर कतर, हर जगह जबरदस्त बमबारी की जा रही है। भीषण हमले कर ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यमन की राजधानी सना में इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सना में हूती के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। इजरायल ने हूती के मिसाइल लॉन्चर, हथियार गोदाम ठिकानों और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इजरायल के हमले में हूती का तेल भंडार भी भस्म हो गया। इतना ही नहीं, इजरायल ने 2 मीडिया संस्थानों के दफ्तर को भी बर्बाद कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले सफल रहे। जबकि हूती ने ऐलान किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। हूती ने भी इजरायल पर पलटवार किया। तेल अवीव की तरफ मिसाइलें फायर की गई, लेकिन इजरायल ने हूती की मिसाइलों को गिरा दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में भी जबरदस्त हमले किए। बमबारी में हिजबुल्लाह से जुड़े कई ठिकाने तहस नहस हो गए। गाजा में इजरायल का कब्जा अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स गाजा सिटी में जबरदस्त हमले कर रही है। इजरायली हमले में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने 24 घंटे में हमास से जुड़े 360 टारगेट को तबाह कर दिया। बमबारी में 2 दर्जन से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें मलबा बन गईं। जाहिर है, इजरायल एक साथ 4 फ्रंट पर हमले कर रहा है। गाजा युद्ध का अरब में विस्तार होता जा रहा है। इस विस्तार का परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में एक हाई प्रोफाइल शख्स की उसके समर्थकों के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मारे जाने वाले शख्स का नाम चार्ली किर्क था, जो दक्षिणपंथी थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे। उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में बड़ा रोल अदा किया। हजारों लोगों की भीड़ थी। लोग वहां ट्रंप के सहयोगी और ट्रंप के लिए चुनाव में प्रचार करने वाले कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को सुनने आए थे। तभी हजारों लोगों की भीड़ के सामने चार्ली पर पिन पॉइंट स्नाइपर अटैक होता है। चार्ली गोली लगते ही कुर्सी पर बेसुध गिर जाते हैं। वहां भगदड़ मच जाती है। ये उसी यूटा वैली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां चार्ली कर्क को गोली मारी गई। वहीं से एक स्नाइपर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सामने की बिल्डिंग पर दिख रहा है जहां से उसने गोली चलाई थी। चार्ली कर्क अमेरिका के कोई साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी और अच्छे दोस्त थे। अमेरिका में काफी लोकप्रिय भी थे। चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। युवा वोटर्स को ट्रंप के लिए एकजुट करने का काम किया था। इसके साथ ही चार्ली ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनकी हत्या से डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में है।
उन्होंने अमेरिका में इसे एक काला राइट विंग वाले युवाओं के लिए एक हीरो की तरह थे। चार्ली कर्क चुनाव में ट्रंप के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे। चार्ली की मौत के बाद ट्रंप के आदेश पर अमेरिका का झंडा आधा झुका दिया गया। ट्रंप ने शूटर को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान एक कर देने की बात कही है। इसके लिए डोर टू डोर तलाशी अभियान चल रहा है। चार्ली के समर्थक काफी गुस्से में हैं। वो इस हत्या के लिए लेफ्ट कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में दक्षिण पंथियों और लेफ्ट विंग में टकराव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेना मुख्यालय के भीतर बैठकों में क्या चल रहा है ये आपको बताएं, उससे पहले मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें देख लीजिए। अब जंग दो गुटों के बीच हो रही है। दोनों गुट युवाओं वाली जेन ज़ी का ही है। आंदोलन में एक साथ नजर आ रहे युवा अब नेता और अंतरिम पीएम चुनने के नाम पर बंट गए हैं। यहां एक गुट पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए जमा था, तो दूसरा काठमांडू के मेयर बालेन शाह और धरान के मेयर हरका संपांग के समर्थक भी जमा हो गए थे। दोनों गुट भिड़ गए। नेपाल में अंतरिम पीएम की रेस के नामों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। नए नामों की एंट्री होने लगी है। पहला अपडेट यह है कि अब कोलमन घीसिंग का नाम सबसे आगे चल रहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का युवाओं के एक गुट ने विरोध किया है। उनकी उम्र और पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने की वजह से ऐतराज जताया गया है। एक खबर यह भी है कि आर्मी चीफ ने राजशाही समर्थक दुर्गा परसाई से मुलाकात की है। सेना प्रमुख और दुर्गा परसाई की मुलाकात पर आंदोलनकारियों के बीच गुस्सा है। नेपाल से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व प्रमुख घीसिंग को फिलहाल रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। घीसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं और नेपाल को अंधकार के युग से बाहर निकालने वाले इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए घीसिंग सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। सुशीला कार्की की तरह कोलमन घीसिंग ने भी भारत से पढ़ाई की है।